द हुड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेटाना जो है द हुड की टीम में आ जाती है और वो यहीं पे इनके बेसमेंट के अंदर एक लैब वगैरह अपना बनाती है रिसर्च के लिए, ताकि उसके ज़रिए वो पता लगा सके कि किस तरह से उसको इस क्रॉक से जान छुड़वानी है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि द हुड को जो है फोर्स से बदला लेना था, क्योंकि उसने उसके लोगों को पकड़वाया था और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। और इसी तरह वो लोग प्लान बनाते हैं जहाँ पे शॉकर को पकड़ने के लिए फोर्स आ रहा होता है और द हुड उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सबके बीच व्हाइट फैंग भी आ जाती है द हुड से बदला लेने के लिए, और वो बताती है कि उसकी बीवी बच्चे उसके कब्जे के अंदर हैं। अब आगे अब इसी तरह हम लोग इसी एयरपोर्ट के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारे का सारा मामला हो रहा है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट फैंग जो है द हुड को पकड़ती है और उसको घसीटते हुए मारने के लिए ले जा रही होती है। और द हुड यहाँ पे उसको मार नहीं रहा होता और पूछता है सिर्फ कि बताओ कि वो लोग कहाँ हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि व्हाइट फैंग अपने आर्मर के अंदर से मैग्नेट्स को एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी गन्स उसकी तरफ खींची आ जाती हैं। अब मुझे तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ होगा उस वक्त जब तुमने मेरे साथ वो सब किया होगा। और हम देखते हैं कि वो द हुड के ऊपर ज़बरदस्त किस्म से अटैक कर रही होती है और पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, ये है कौन जो हमारी मदद के लिए यहाँ पे आ गई, वरना आज रात तो हम सब शायद मारे ही जाते। मतलब वो व्हाइट फैंग को एक हीरो की नज़र से देख रहे हैं। और व्हाइट फैंग बोलती है कि मुझे इस बात पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसे इंसान की भी कोई फैमिली हो सकती है। मतलब सीरियसली मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था। क्या तुम अपनी छोटी बच्ची से दोबारा मिलना चाहते हो हुड? और वो हुड को उसकी बच्ची की तस्वीर दिखा रही होती है, लेकिन हुड यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया है। वो उसके खिलाफ हाथ भी नहीं उठा रहा होता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बीवी बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। और बोलती है तो जिससे पहले कि तुम अपने मॉन्स्टर वाली साइड को इख्तियार करो और सारा का सारा गेम बदलने में लग जाओ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार इस बारे में अच्छे से सोच लो कि हो सकता है कि इस बार ये तुम्हारी ट्रिक दोबारा काम ना आए। और इस तरह दूसरे वाले हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो दोबारा अपने होश के अंदर आते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार ये था तो क्या था। तो स्क्रॉचर बोलता है कि उस वुमेन ने हमारे एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी से अटैक किया था, जिसके जरिए हम लोग कुछ टाइम के लिए अपना होश खो बैठे थे। और हम देखते हैं कि अभी फील्ड ड्राइवर वगैरह तो होश में आ गए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शॉकर जो है इस वक्त वो यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। तो फील्ड ड्राइवर बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें जो है द हुड की मदद करनी चाहिए चल के। लेकिन इतनी देर में हम पीछे से देखते हैं फोर्स आता है, उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तुम सिर्फ ज़मीन पे लेटोगे और कुछ भी नहीं, ये बड़ों का मामला है, बच्चे इसमें नहीं बोलते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि व्हाइट फैंग उसकी बहुत बुरी तरीके से द हुड की पिटाई कर रही होती है और बोलती है क्या तुम अपनी मैजिक ट्रिक्स आज इस्तेमाल नहीं करने वाले हो? आखिरकार ये आज माजरा क्या है? तुम इतने ज़्यादा आसानी से मुझसे कैसे पिट रहे हो? मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम वो सब चीज़ें फील नहीं कर पाओगे जो मैं कर रही हूँ, तो मुझे तुम्हें उससे बुरी तरीके से डराना होगा, मुझे तुम्हें हर्ट करना होगा, ताकि आज के बाद तुम कभी किसी को हर्ट नहीं कर सको। तो द हुड बोलता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी सोच तो सिर्फ इसी बारे में ही है, मैं इसके अलावा कुछ और सोचता भी नहीं हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो हैं द हुड के सारे क्रू मेंबर्स को पकड़ के ले जा रहे होते हैं और फोर्स उनकी उसमें मदद कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि जब सारे के सारे लोग ये बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, तो पीछे से थंडरबोल्ट आता है और फोर्स के ऊपर अपनी बॉल से अटैक करता है। और हम देखते हैं कि इस टीम को यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कंट्रोलर लेकर आया होता है, जिसमें ड्रू और 2-3 और मेंबर्स शामिल होते हैं। और वहाँ पे कंट्रोलर बोलता है कि ज़बरदस्त किस्म से तुमने अपनी बॉल चलाई है, मेरे ख्याल से तुमने सही जगह पे निशान लगाया है। तो बोलता है कि इंडीड कंट्रोलर, मेरा तो काम यही है। और हम देखते हैं कि कंट्रोलर अपनी छोटी सी टीम लेकर द हुड की मदद करने के लिए यहाँ पे आया है। और व्हाइट फैंग बोलती है कि मेरी तरफ इस तरह की नज़रों से मत देखो, मैं तुम्हारे ऊपर आज कोई मर्जी नहीं दिखाने वाली हूँ, अब से तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह से गुजरने वाली है। अब तुम्हें शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदतरीन हुई हुई है। लेकिन इससे पहले हम देखें कि वो वहाँ पे उसके ऊपर दूसरा अटैक करे, उनके ऊपर से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ गुजरता है, जिससे व्हाइट फैंग दूर उड़ के जाती है और द हुड को एक मौका मिल जाता है वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पे कंट्रोलर आ गया होता है उनकी मदद करने के लिए, तो वो सब एक दूसरे को बचा रहे होते हैं और कंट्रोलर उन सारे लोगों के ऊपर अपनी डिस्क लगा रहा होता है ताकि उनको अपने कंट्रोल में रह सके। तो वहीं पे जॉन बोलता है कि हमारा रूल है कि हम लोग कभी भी पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, यही हमारा रूल था इस टीम के अंदर आने के लिए। तो कंट्रोलर बोलता है द हुड की तुम हालत देख रहे हो और मेरे ख्याल से अब उसकी कोई भी बात हमारे सामने मायने नहीं रखती है, अब से तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। मतलब हम देख रहे हैं कि कंट्रोलर यहाँ पे आके उन सब के ऊपर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं पे जॉन बोलता है कि ज़रा देखो वो अभी गया नहीं है, वो यहीं पे है। तो हुड बोलता है कि ठीक है सबके सब सारे के सारे लोग बेस 3 के ऊपर पहुंचो, मैं तुम लोगों से वहीं मिलने के लिए आऊँगा। तो फिल ड्राइवर बोलते हैं कि बिल्कुल हम लोग वहीं पे जा रहे हैं।
और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और अपने सेफ हाउस की तरफ निकल जाते हैं। और फोर्स बोलता है कि डैम इट, क्या उन लोगों को कोई फॉलो नहीं कर रहा, वो लोग हमारे हाथ से आज निकल जाएंगे। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि जैसे हुड यहाँ से गायब हो गया होता है तो व्हाइट फैंग आती है फोर्स की मदद करने के लिए। और फोर्स बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहा हूँ, मैंने सुना था तुम्हारे कारनामे, मेरे ख्याल से हम लोग मिलकर अच्छा काम वगैरह कर सकते हैं। और इस तरह वो लोग एक दूसरे का शुक्रिया वगैरह अदा कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि इन सब के बीच उनका एक मेंबर जो वहाँ पीछे रह जाता है, जिसके बारे में उन लोगों को पता नहीं था, और वो स्क्रॉचर होता है। और अब बोलता है कि मेरे ख्याल से हमारे पास एक अच्छा मौका हमें मिला है कि हम उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकें, हम उनको बता सकें कि हम कौन हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स क्वींस के अंदर भागते हुए अपने घर आता है अपनी बीवी बच्चों का नाम चिल्लाते हुए, और वो देखता है कि उसकी बीवी बच्चे यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो पार्कर फौरन फ़ोन मिलाता है घबराहट में, बोलता है कि कम ऑन बेबी प्लीज़ मेरी कॉल का आंसर दो। और हम देखते हैं कि वो उसका फ़ोन आंसर करती है और बोलती है कि पार्कर क्या हो गया, इतनी रात को तुमने मुझे उठा दिया, मैं तो सो रही थी। हाँ यार, मैं बिल्कुल अपने नए घर के अंदर हूँ डमी, मैंने तुम्हारे लिए मैसेज भी छोड़ा था, क्या तुमने वो मैसेज नहीं पढ़ा कि आज रात हम लोग वहीं पर होने वाले हैं। तो बोलता है कि हाँ मुझे माफ़ करना, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था तो मैं वो देख नहीं सका, चलो नेवर माइंड, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि उसने जो है व्हाइट फैंग ने सिर्फ डराने के लिए द हुड को करा था ये सब, बल्कि उसने असली में उसकी बीवी बच्चों को नहीं पकड़ा था। और यहीं से अगले दिन हम देखते हैं कि द हुड वापस अपनी माँ के पास मिलने के लिए आया होता है ओल्ड हाउस में, उनको कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह देने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी माँ उसको आज पहचानने से इनकार कर देती है। और पार्कर रॉबिन बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और उनकी डॉक्टर्स बोलती हैं कि फ्रैंकली हमें लगा था कि उनके अंदर एक प्रोग्रेस हुई है, इसलिए हमने आपको बुलाया था, लेकिन आज उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कल जो कुछ भी था वो सब कुछ भूल चुकी है, मतलब ये बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, मुझे माफ़ करिएगा। तो पार्कर बोलता है कि थैंक्स डॉक्टर, अगर कुछ भी बदले तो मुझे आप फ़ौरन कॉल कीजिएगा। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो जॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। तो पार्कर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जॉन, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तो बोलता है कि मैंने सायरा को कॉल की थी और उसने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे हो गए, मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि हमें बात करनी है। तो बोलता है कि ठीक है फिर मेरे साथ चलो, वैसे भी मैं फॉरेस्ट हिल की तरफ अकेला ही जा रहा हूँ, हम लोग रास्ते में बात कर लेंगे। तो वहीं पे जॉन उसको बेसिकली ये सारी बातें बताने के लिए है कि कंट्रोलर जो है अब वो टीम के ऊपर हावी हो रहा है, मतलब वो लोग उसकी जो है बात मानने लग गए हैं, वो अपनी चीज़ों को बेच रहा है और वो उसको खरीद भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सारा का सारा राज तुमसे बहुत जल्द छीना जाने वाला है, मतलब तुम्हें इस बारे में कुछ करना होगा, वरना तुम ये सब कुछ इतनी मेहनत से हमने जो हासिल करा है उसको हम खो देंगे। मतलब यार उसकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि कल रात तुम इस वाइट औरत से इतनी बुरी तरीके से पिट रहे थे और वो सब लोग हमारे देख रहे थे और वो रेस्क्यू करने के लिए तुम्हें वहाँ पे आया था, और लोगों की नज़र में वो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली और बहादुर इंसान बन गया है। तो द हुड बोलता है कि हाँ इसी बारे में मैं कल रात से सोच रहा हूँ, तुम बताओ कि कंट्रोलर को कैसे पता था कि हमें बैकअप की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो उन सबको लेके बिल्कुल तैयार खड़ा था, क्या तुम्हें ये बात फनी नहीं लग रही है। व्हाइट फैंग को आखिरकार मेरी फैमिली के बारे में कैसे पता चला, तुम में से शायद किसी ना किसी का मुंह खुल गया और उसी ने ये सब बकवास की हो, और तुम में से ही क्या बल्कि मेरे हिसाब से तो कंट्रोलर ही वो शख्स हो सकता है जो कितना ज़्यादा पागल है, जिसने मेरी बच्ची सारा और बेबी के बारे में शायद उसको कोई खबर दे दी हो और इसी वजह से वो मुझे टॉर्चर कर रही थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि पार्कर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि आखिरकार मैं तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ, मुझे तुम पे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम मेरी गाड़ी से फ़ौरन उतरो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और इस तरह हम देखते हैं कि पार्कर उसको वहीं पर रोड के ऊपर खड़ा कर देता है और बोलता है कि तुम जाओ भाड़ में, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। और पार्कर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि अपनी बीवी बच्चों के साथ मिलने के लिए आता है फॉरेस्ट हिल नए घर के अंदर, और उसकी बीवी पूछती है तो बताओ तुम्हारी मॉम आज कैसी थी। तो बोलता है कि हाँ वो तो ठीक थी, तुम उनकी चिंता नहीं करो, ये बताओ कि यहाँ पे सब कैसा चल रहा है। तो बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमने सारा सामान जो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे मंगवाना शुरू कर दिया है और हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी नहीं है, क्या तुम अपनी बेटी के साथ 1 मिनट रहोगे, मैं ज़रा एक चीज़ लेकर आती हूँ। तो बोलता है कि श्योर बिल्कुल, तुम जाके अपना काम कर लो, मैं यहीं पर बैठा हूँ। और यहीं पे पार्कर जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और आज यहाँ पे बैठ गया होता है और बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि कल रात में सोया नहीं हूँ सही से, इसीलिए मेरी आज काफ़ी ज़्यादा तबीयत डाउन हो रही है। और वो बैठ के यहाँ टेंशन में सारी चीज़ों पे सोचने लगता है, लेकिन अचानक उसको अपने दिमाग के अंदर से आवाज़ आती है कि इस रास्ते पे अकेले चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना पार्कर रॉबिन्स। डरमामू तुम वापसी आ गए हो, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। तो डरमामू बोलता है कि तुमने मुझे छोड़ा था पार्कर, मैंने नहीं, तुम सिर्फ मुझे और ज़्यादा तंग कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं, जबकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। और मेरे ख्याल से तुम अपनी माँ से तो मिल ही लिए होगे और तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा, कोई भी इंसान जो है ग्रेटनेस की तरफ अकेला नहीं बढ़ सकता है, इस बात को एडमिट कर लो, मेरी मदद को कबूल कर लो, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन पार्कर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डरमामू उसकी बेटी के जरिए उससे बात कर रहा होता है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों जो है एक परफेक्ट टीम है, मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे तरीके इस्तेमाल करूँ तुम्हारे पास आने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि पार्कर को गुस्सा आता है और अपनी बेटी को उठा के हिलाना शुरू कर देता है। लेकिन इतनी देर में उसकी वाइफ सायर आ जाती है और बोलती है कि पार्कर आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरी बेटी को मुझे दो और यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन पार्कर बोलता है कि मुझे माफ़ करना सहरा, मेरा वो मतलब नहीं था प्लीज़। लेकिन सहरा बोलती है कि नहीं तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी है। और इसी तरह अगले पल देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी के अंदर से बैठते हुए आ रहा होता है और रास्ते में उसको जॉन मिलता है और बोलता है कि खामोशी से गाड़ी में आके बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं। और वो वापसी अपनी गाड़ी में जॉन को बिठाता है और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था, मुझे अभी भी पता चला स्कॉचर के बारे में और हमें उसको जाके उठाना होगा। और इस तरह हम लोग बेस 3 के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स आज जमा हुए हैं और आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। मतलब आप सबको याद है कि कंट्रोलर ने कल रात जो करा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है और सब लोग ये बात कर रहे हैं आपस में कि अब हमें लीडरशिप को जो है चेंज कर देना चाहिए। हमारे ख्याल से अब जो है कंट्रोलर को कंट्रोल अज्यूम कर लेना चाहिए।
और कंट्रोलर बोलता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो तुम लोग अगर वोट करना चाहो तो वोट कर सकते हो, हम लोग मिलके इस मामले में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और इस तरह देखते हैं कि सब बोलते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से हम लोग कंट्रोलर को नॉमिनेट करना चाहेंगे, कल रात उसने जो करा वो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, उसने हमारी टीम को एक साथ बनाए रखा। तो वहीं से स्क्विड बोलता है कि ये बताओ कि इस बारे में दाऊद को कौन बताएगा, मतलब वो हम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा अगर हमने उससे ऐसी बात करी। तो ग्रिफिन बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हो सकता है कि कभी वो लौट के ही ना आए। लेकिन हम पीछे से देखते हैं तभी वहाँ पे दाऊद आता है और बोलता है मुझे माफ़ करना ग्रिफ, लेकिन देखो मैं लौट आया हूँ। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि इस वक्त दाऊद और जॉन जो है किसी और को नहीं बल्कि स्क्रॉचर को लेकर आ रहे होते हैं जिसकी बहुत बुरी हालत होती है। और बोलता है कि मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि कल रात मैंने एयरपोर्ट के ऊपर कोई अच्छा काम नहीं करा, मैंने उन लोगों को जीतने दिया, लेकिन कंट्रोलर ने वहाँ पे पहुँच के हमारी मदद करी और उसने बहुत बढ़िया काम करा। और ये बात मैं कंट्रोलर की बहुत अच्छे तरीके से मान चुका हूँ। लेकिन इससे पहले कि तुम लोग मेरा कमांड किसी और को सौंप दो और अपना लीडर किसी और को मानने लग जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एक लीडर जो होता है कभी भी अपने एक आदमी को पीछे छोड़ के नहीं जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल रात तुम लोगों ने स्कॉचर को वहाँ पे छोड़ दिया था और सब स्क्रॉचर की हालत देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और इस तरह हम देखेंगे कि दाऊद ने एक बार अपने दोबारा नंबर बढ़ा लिए हैं और बोलता है कि तुम लोगों ने अपने आदमी को पीछे छोड़ा था और तुम लोग बात कर रहे हो लीडरशिप की। तो वहीं पे वो लोग देखते हैं स्क्रॉचर की तरफ और बोलते हैं कि इसकी आखिरकार ये हालत करी किसने है, क्या इसके ऊपर कोई ट्रक व्रक चढ़ गया था, इसकी शक्ल तो देखो ज़रा। तो बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, फोर्स ने हमारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। तो बोलता है क्या मतलब, किस तरह का मैसेज, और उन्होंने स्क्रॉचर को जाने क्यों दिया, वो चाहते तो उसको कैद करके रख सकते थे। तो स्क्रॉचर वहाँ पे अपनी बहुत बुरी हालत में जिसका मुंह वो सब टेढ़ा हो गया था और बोलता है कि उसने मुझसे ये कहा है कि खुद से कह देना कि आज रात उस पॉइंट पे आके मुझे मिले और हम लोग वहाँ पे एक लड़ाई करेंगे, मतलब 1-on-1 सिर्फ दाऊद और फोर्स के बीच में। तो वहीं पे दाऊद बोलता है कि ठीक है तुम आराम करो स्क्रॉच, मैं इनको सारी बात बता देता हूँ। और बोलता है कि देखा फोर्स मुझसे अकेले में लड़ना चाहता है, वो चाहता है कि हम लोग लैंडफिल वाली जगह पे पहुँचें और वो मुझे वहाँ पे चैलेंज करेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर उसने तुम सबके सामने मुझे जो है आज हरा दिया तो वो तुम सबके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकता है और वो ये बात प्रूव कर देगा कि मैं लीडरशिप के लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पे थंडरबोल्ट बोलता है कि तुम इस बारे में फिर क्या करने वाले हो, क्या तुम उससे मिलने जाने वाले हो। तो बोलता है कि बिल्कुल मैं वहाँ पे आज उसके लिए जाऊँगा, उसने मुझे चैलेंज करा तो मैं उसको जवाब दूंगा और तुम में से अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो उसको मैं वेलकम करूँगा, लेकिन जो नहीं आना चाहता वो उसकी अपनी मर्जी है। जॉन वॉल्ट के अंदर जाओ और मेरा बैग वहाँ से लेकर आओ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आज ज़बरदस्त किस्म का शोडाउन होने वाला है और एक तरफ हम देखते हैं कि फोर्स अपने सारे पुलिस आर्मी वगैरह के साथ पहुँचता है और दूसरी तरफ दाऊद अपने सारे के सारे लोगों के साथ पहुँचता है और वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और क्योंकि यहाँ पे इनके बीच एक मुकाबला होने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स के साथ वाइट फैंग भी मौजूद होती है। तो वाइट फैंग बोलती है कि हाँ ये वही है, यही है दाऊद, तुम जाके इससे मुकाबला कर सकते हो। और इस तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं फोर्स आता है और बोलता है कि ये सारा का सारा बैकअप तुम्हारे लिए नहीं है, ये फाइट एक फेयर फाइट होने वाली है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है। अगर कुछ भी अनफेयर होगा तो फिर हमारे लोग हमला करेंगे, लेकिन इससे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक तुम लोग एक फेयर फाइट कर रहे हो। तो दाऊद बोलता है कि मेरे लोग भी सिर्फ इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं तमाशा देखने के लिए, मेरी इजाज़त के बगैर वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर वाइट फैंग आती है और बोलती है कि मेरे ख्याल से मुझे उससे लड़ना चाहिए, ये मेरी फाइट है। तो फोर्स बोलता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये हर किसी की फाइट है, लेकिन इस बार मुझे दाऊद से लड़ने दो क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे बुलाया है। वहीं पे पार्कन जॉन की तरफ देखता है और बोलता है कि जॉन मेरा क्लॉक मुझे निकाल के दो। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन जैसे ही उसका वो ब्रीफकेस खोलता है तो उसके अंदर क्लॉक नहीं होता, वो गायब हो चुका होता है और बोलता है कि आई स्वेयर मैंने आने से पहले चेक करा था, ये इसी के अंदर था, आखिरकार ये गया तो कहाँ गया। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कंट्रोलर जो होता है उसने इसका ये क्लॉक चुरा लिया होता है और बोलता है हाँ तो तुम इस क्लॉक को ढूंढ रहे हो, मतलब इस क्लॉक के अंदर कोई ना कोई खास बात तो ज़रूर है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि बगैर क्लॉक के तुम्हारे पास क्या शक्तियाँ हैं, तुम किस तरह से अपने आप को लीडर साबित कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कंट्रोलर उसका क्लॉक जो है उसको जला के राख कर देता है। हम सब ने सोच लिया कि हमें देखना है कि तुम इस क्लॉक के बगैर क्या कर सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। और वैसे भी इस क्लॉक की चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक आम सा ही क्लॉक है ना, क्रिम्सन कॉल जो है तुम्हें एक और बना के दे देगी। तो क्या अब हम फाइट की तरफ बढ़ें। तो वहीं पे फोर्स बोलता है कि आखिरकार ये सब ये लोग कर क्या रहे हैं। तो वाइट फैंग बोलती है मेरे ख्याल से तुम्हें स्ट्राइक करनी चाहिए, यही मूवमेंट हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन सब वहाँ पे कंट्रोलर की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि कंट्रोलर आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे बॉस की तरफ खड़े हो रहे हो। और सब बोलते हैं कि डैम इट बैन, ये कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे कर क्या रहे हो। लेकिन पार्कर जब वो अपना क्लॉक जलते हुए देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं और बोलता है कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को। और हम देखते हैं कि पार्कर जो है यहाँ पे बगैर क्लॉक के भी जो है डीमन डरमामू को समन कर लेता है और उसकी आंखें वगैरह सब जो है आग की बन जाती हैं और उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। और हम देखते हैं कि वो कंट्रोलर को आगे पकड़ता है और बोलता है कि तुमने अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोशिश करी है, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो क्योंकि कोई नहीं है जो कि चैलेंज कर सके दाऊद को। और हम देखते हैं कि दाऊद कंट्रोलर की गर्दन पकड़ता है और पूरा आग का एक नया क्लॉक अपने ऊपर बना लेता है और वहाँ कंट्रोलर को पकड़ के जो है फोर्स के ऊपर फेंकता है। लेकिन वहीं पे वाइट फैंग बीच में आती है और बोलती है कि मैं हूँ वो जिसको तुम्हें फेस करना है और मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, मैं मरने से नहीं डरती हूँ। तो दाऊद बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नहीं डरती हो वाइट फैंग, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या चीज़ डराती है और मुझे भी वही चीज़ डराती है, तो मैं तुमसे एक डील करता हूँ। और हम देखेंगे वो फोर्स को पकड़ता है और बोलता है
तो अगर तुमने मेरे पीछे आना नहीं छोड़ा तो आज मैं यहाँ पे तुम्हारी दोस्त फोर्स की जान ले लूँगा, उसके बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी। और फोर्स यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने उसके अपने हाथों में दबा लिया होता है और बोलता है कि इस वक्त अगर तुम चाहो तो ये सब बात कर सकती हो। लेकिन पीछे से पुलिस वाले बोलते हैं कि मेरे ख्याल से हमें उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन वहीं पे हुड बोलता है कि अपनी इस हंट को व्हाइट फैंग खत्म कर दो और आज के बाद मेरे पीछे कभी लौट के मत आना और तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मैं जिंदा रहने दूंगा। मेरे पास पूरी रात का टाइम नहीं है जो मैं इंतजार करूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे पास 3 सेकंड है, तो जल्दी से बताओ। लेकिन व्हाइट फैंग अपना वहाँ पे मार्क्स उतारती है, बोलते कि ठीक है उसको मत मारना, ये सब खत्म हुआ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो दाऊद बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ ही गई होगी क्योंकि अगली बार अब मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि इसको मारने के लिए आऊँगा। क्योंकि उसको पता है कि व्हाइट फैंग और फोर्स के दरमियान दोस्ती वगैरह हो गई, ये एक दूसरे को पसंद करने लग गए, तो इसलिए उसने वही ट्रिक इस्तेमाल करी जो व्हाइट फैंग ने उसकी फैमिली के खिलाफ की थी। और दाऊद पीछे पलटता और बोलता है और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें तो मार नहीं सकता हूँ कंट्रोलर, क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन क्यों ना हम तुम्हारी बनाई हुई चीज़ को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करके देखें। आई बिलीव विज़र्ड ने तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ सोच के रखा ही होगा। और हम देखते हैं पीछे से विज़र्ड आता है और उसके ऊपर उसी की बनाई हुई ओबीडियंट डिस्क लगा देता है जिससे वो लोगों को कंट्रोल करता है और उसको अपने गुलाम के अंदर बदल देता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम चाहें तो उसको मिसाइल से गिरा सकते हैं। तो वो बोलती है व्हाइट फैंग कि नहीं, अब हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे क्योंकि मैंने उनसे डील करी है और एक डील वो डील होती है। तो वहीं पे फोर्स उसकी बाहों में लेटा हुआ बोलता है तुम तो सच में मेरी एक एंजल बनकर आई हो, पहले भी तुमने मेरी जान बचाई और दोबारा ही। और इस तरह दाऊद आता है वहाँ पे अपने लोगों के साथ और बोलता है कि हर कोई मुझे जो है सबके सब बेस 3 पे आके मिले, मैं वहाँ सबसे आगे सबकी रिपोर्ट लूँगा। और कंट्रोलर वहाँ पे खड़ा हुआ बोल रहा था कि बिल्कुल जैसा बॉस ने कहा, सब बेस 3 पे आके उसको रिपोर्ट देंगे क्योंकि वो अब उसके कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे सटाना जो इंतजार कर रही होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे आने में देर हो गई, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आने वाली थी कि तुम जो अब उसके साथ बॉन्ड हो चुके हो, मतलब वो क्लॉक सिर्फ एक टोकन था और वो टोकन से बाद अब बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है। लेकिन अब तुम चाहे ये क्लॉक पहनो ना पहनो, लेकिन तुम्हारा जो कनेक्शन है वो डरमामू के साथ हमेशा के लिए जुड़ के रह गया है। तो बोलता है कि आई गेस सटाना कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और इस बारे में और अच्छे तरीके से मुझे पता लगा के बताओ। तो वहीं पे जॉन बोलता है कि ये वाला ऑपरेशन तो और ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है, लेकिन पार्कर बोलता है कि नहीं जॉन, तुम्हारे लिए नहीं। तो बोलता है कि क्या मतलब? तो बोलता है कि मेरी चेन के अंदर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक तुम ही हो, मैं तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन इसके बाद से तुम्हें मेरे रास्ते से अलग होना ही होगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें कुछ सालों के लिए मुझसे अलग रहना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पे जॉन को ये बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अब उसके आगे के मिशन में उसके साथ नहीं दे सकता और इसलिए वो उसको अलग कर देता है और वो मैडम एसक्यू वगैरह के साथ आगे बढ़ जाता है। और यहीं से हम फ्लोरिडा के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन बैठ के यहाँ पे अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहा होता है और दरअसल वो यहाँ पे सारी की सारी कहानी इस तरह से एक आदमी को सुना रहा होता है और बता रहा होता है कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजरी और वो क्या कर रहा है। और बोलता है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मैं ही था जिसके ऊपर वो सच में ट्रस्ट करता था, लेकिन अब बात बदल चुकी है, अब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, क्योंकि वो उसको पता है कि उसकी फैमिली ख़तरे में पड़ सकती है अगर उसने हम लोगों को अपने साथ रखा और उसने अपनी फैमिली के लिए मुझे अपने से अलग कर दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे दाऊद ने जो है एक वीकेस्ट लिंक, क्योंकि जॉन को जो उसकी फैमिली के बारे में उसके हर एक सीक्रेट के बारे में पता था, उसने उसको वहाँ से अलग कर दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि दाऊद अपनी फैमिली वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहा होता है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी दाऊद की मिनी सीरीज़ ख़त्म होती है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी कि इस तरह विलन सेंट्रिक सीरीज़ हमें जो है बहुत कम देखने को मिलती है, जिसमें हम विलन की स्टोरी को देखें, उसके पर्सपेक्टिव से उसकी स्टोरी को देखें। और मेरे हिसाब से स्टोरी के अंदर दाऊद को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो ये विलन बना है। वो कभी ये विलन बनना नहीं चाहता था, बल्कि उसको खुद किस्मत ने चूज़ करा है, या फिर अगर ऐसा कहें हम कि डरमामू ने उसको चूज़ करा है। और इस कॉमिक के लास्ट हमने ये देखा कि डरमामू ने जो इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया है, अब उसको उस क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जब चाहे उस तरह की और क्लॉक बना सकता है। तो यही से हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से दाऊद जो है अब और ज़्यादा एक्सट्रीम अपना रोल प्ले करेगा डार्क रेन के अंदर। अब जो उसके पास जो कुछ वीकेस्ट लिंक थी उसने उनको भी ख़त्म कर दिया है, अब उसने उन सबको आज़ाद कर दिया और आपने देखा कि एक सिविल वॉर जो शुरू हुई थी कंट्रोलर के जरिए उसने उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो सारी की सारी टीम का भरोसा दोबारा से जो है दाऊद के ऊपर आ गया है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको दाऊद का कैरेक्टर कैसा लगा। मेरे हिसाब से इस तरह की सीरीज़ मार्वल को और बनानी चाहिए ताकि हम इस तरह के विलन्स के फ़ैन होते रहें। सो गाइस, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और ऑसम सीरीज़ आप लोग मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।